नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पर खास बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आज हम उन्हें एक शिक्षाविद के रूप में जानते हैं और साथ ही में वे एक मशहूर अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी ख्याति रखते हैं। टीवी डिबेट्स में तो आपने उनको कई बार बखूबी देखा होगा तर्क वितर्क करते हुए, लेकिन मौजूदा समय में वे भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी का। नमस्कार महेश जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। गौरव सर, पॉडकास्ट की शुरुआत में हम हल्के फुल्के सवालों से शुरू करते हैं। राजनीति में आपका कैसे इंटरेस्ट, आप तो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, लोकतांत्रिक देश में अगर आपके मन में देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सकारात्मक काम करने का आपके मन में कुछ ध्येय है, तो लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी ताकत लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मेरे मन में भी कुछ आइडियाज़ हमेशा से शुरू से हैं, भले ही वो गरीबी उन्मूलन के हो, भले ही वो इनकम इनइक्वलिटी से लेकर हो, भले ही वो लोगों के जीवन स्तर को सकारात्मक तरीके से सुधारने के हो। तो हमेशा से ये मन में रहता था कि इन आइडियाज़ को लगाएं तो देश में कुछ अच्छा काम हो सके, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक विषमताएं एक बड़ी समस्या हैं। तो उस एरिया में मैंने रिसर्च भी करी, मैंने पब्लिकेशंस भी करे। तो अब उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का एक मन में एक इच्छा थी। वो इच्छा भारतीय राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में आने से ही पूरी हो सकती थी। तो ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ लोगों को कोसने की बजाय लोगों के लिए सकारात्मक भाव से काम करने का जो इच्छा थी, वो राजनीति की ओर लेके आ गई। जोधपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं और जमशेदपुर में आपने राजनीति भी की। किस तरह से आप देखते हैं ये सफ़र शुरू हुआ जोधपुर से और जमशेदपुर, अब आप राजस्थान में भी बखूबी सक्रिय हैं? देखिए, मैं ये कभी सोच के कुछ काम करता ही नहीं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। प्लानिंग से मैं कुछ नहीं उस होता? नहीं, मेरा एक प्लान है। प्लानिंग से सब कुछ होता है, पर आप अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के प्लान नहीं बना सकते। आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हो, इस प्रभाव को डालने के प्लान बना सकते हो। कि मैं ये काम करता हूँ, तो भले जमशेदपुर हो, वहाँ पे भी मैं सामाजिक कार्य, भले जब बाढ़ आई हो, जब वहाँ पे इश्यूज़ हुए हो किसी भी तरह के, तो आप मुझे वन ऑफ द पर्सन जो सड़क पर लोगों की मदद करता दिखता था, तो वो मैं था। उसके बाद राजस्थान में, और ये बचपन से ये आप कह सकते हैं राजस्थानी परंपराओं के कारण जो मेरे मन में एक भाव है, एक इच्छा है कि मैं लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव डाल सकूं। तो ये इस कारण से जमशेदपुर में हुआ। फिर मैं उदयपुर से मैंने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा। उसमें भी भाव यही था कि किस तरह कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सकूं, और आज भी भाव वही है कि भाई कुछ मेरे ज्ञान से अगर 25 लोगों का भी कुछ भला हो जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान सार्थक हो। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में छाए रहते हैं, लेकिन राजस्थान से बराबर आपका जुड़ाव रहा। भले ही आप जमशेदपुर गए, जोधपुर हो, उदयपुर हो, लगातार आप संपर्क में रहे। यहाँ पर आप क्रिकेट में भी आप सक्रिय हैं। किस तरह से राजस्थान जो है वो आपको लगा कि आप कहीं भी बाहर जाएं लेकिन जुड़ाव हमेशा यहाँ से बना देखिए, रहेगा? राजस्थान तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और राजस्थान का तो जिसको एक बार राजस्थान का टेस्ट लग जाता है, भले ही वो खाने में हो, भले ही वो लोगों की बोली में हो, भले ही वो लोगों के पहनावे में हो, भले ही यहाँ की संस्कृति में हो, और भले ही राजनीति में हो, और भले ही वो समाज के और कोई कार्यक्रमों में हो, उसको वो टेस्ट छूटता नहीं है। ये मीठी बोली वालों का देश है, ये पॉजिटिव सोच रखने वालों का प्रदेश है, ये मीठी बोली बोलने वालों का प्रदेश है, ये सकारात्मक भाव से काम करने वालों का प्रदेश है। ये ऐसा प्रदेश है जिसके लिए मेरे मन में एक ही शब्द आता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बस मैं, अगर कोई मुझे पूछे राजस्थान आपके मन में क्या है, तो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी। और इसका
इसका प्रूफ हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं उन्होंने दुनिया भर में दिया कि उन्होंने सकारात्मक तरीके से काम कर कर, व्यापार हो, खेलकूद हो, उद्योग जगत हो, राजनीति हो, राजस्थान के लोगों ने जहाँ भी गए वहाँ पे राजस्थान की छाप छोड़ी है। सर, आप शिक्षा के साथ में राजनीति में उतरे। कई ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं आ पाते या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती। आपको लगता है कि एक राजनीति में भी बड़ा स्पेस है जहाँ पर कि ऐसे बुद्धिमान जनों का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो ध्येय ही है, उन्होंने तो बार बार बोला, संसद में खड़े होकर बोला कि वो 1 लाख फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। फर्स्ट जनरेशन मीन्स जिनके जो राजनीति में इसलिए ना हो कि जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की हो। तो प्रधानमंत्री जी का तो ये ध्येय है, उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला है। और वो शिक्षा ही नहीं, समाज का कोई भी क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है, भले वो ट्रैफिक व्यवस्था कोई अच्छी संभाल रहा है, कोई क्लास में अच्छा पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, कोई सोशल एंटरप्रीनियरशिप में अच्छी काम कर रहा है, कोई बड़ा एंटरप्रीनियर बना है, तो उन लोगों के पास एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके पास अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस से वो लोग राजनीति में अच्छा काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का तो ध्येय है ही कि सरनेम के कारण कोई राजनीति में आए, वो भारत का लोकतंत्र को ताकत देने वाला नहीं है। वो अपने फर्स्ट नेम के कारण कोई राजनीति में आए तो वो भारत के लोगों को ताकत देने वाला होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। प्रधानमंत्री जी की बात की और इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है देश को आगे ले जाने का, वो भले ही विकसित भारत के रूप में हम 2047 को देखें या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के, किस तरह आप देखते हैं कि हम देश जो है वो विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है? किन किन हम माइलस्टोन को अभी हमें पार करना है? कैसे इन चैलेंजेस को अब आप देखते हैं? आपको कुछ आंकड़े दूंगा क्योंकि अर्थशास्त्री हूँ, बिना आंकड़ों के बात नहीं करूँगा। 6.4, 7.4, 7.8, 8.2, ये क्या है? ये पिछले 4 क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है। 6.4 थी, आज से आज से 4 क्वार्टर पहले, आज से 3 क्वार्टर पहले 7.4, आज से 2 क्वार्टर पहले 7.8 और आज जो पिछला क्वार्टर जो गया सितंबर 2026 में वो 8.2। भारत की ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। दुनिया का कोई देश इस भयंकर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण दुनिया का कोई देश में 8.2% की ग्रोथ दर्ज नहीं हुई, पर भारत में दर्ज हुई। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका एक बेस तैयार हुआ। बेस कैसे तैयार हुआ? लोगों के खाते खुलवाए गए जनधन में, मुद्रा स्कीम के तहत लोगों को ऋण दिए गए बिन कोलेट्रल फ्री, स्टैंड अप और स्टार्टअप स्कीम्स के तहत एंटरप्रीनियरशिप को ताकत दी गई। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की मतलब प्रति माह यूनिकॉर्न्स के नंबर्स में वृद्धि हो रही है। लोगों के यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेट करने के लिए, भले वो उज्ज्वला स्कीम हो, भले वो हर घर नल स्कीम हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया गया और एमएसएमई सेक्टर की हैंड होल्डिंग की गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि इतने भयंकर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद Q2 ऑफ FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% दर्ज की गई। एकमात्र देश दुनिया में, अगर दुनिया की इकोनॉमी को कोई देश ताकत दिए हुआ, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है 8.2% की जीडीपी ग्रोथ के द्वारा। अमेरिका का जो टैरिफ का है सर, इसकी बड़ी चर्चा होती है। हम रशिया के साथ में अपने संबंधों को जारी रखते हैं। अमेरिका लगातार हम पर दबाव बनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कामयाबी उसको नहीं मिल पाती। किस रूप में आप देखते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर एक असर आने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया? आप भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत देखिए। दुनिया के कई लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने वक्तव्यों से, अपने आचरण से नीचे करने का प्रयास। हम तो ग्रो कर रहे हैं। इसका कारण जो 10-11 साल में जो रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी एक मेजर रिफॉर्म है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक मेजर रिफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना एक मेजर रिफॉर्म है। आपको पता है 11,21,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भारत अपने हर साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करता है। तो इन सब चीज़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। और गर्व से कह रहा हूँ एक बात,
अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया, दुनिया के दूसरे देशों पे भी लगाया, तो दूसरे देशों ने रिएक्शन दिया। भारत का अप्रोच रिएक्टिव नहीं थी। हमने हमारे अर्थव्यवस्था को उस रूप में चेंज कर दिया कि इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% से ग्रो करी Q2 ऑफ FY26 में। अब रोजगार और स्किल की भी बात काफ़ी होने लगी है सर। किस रूप में आप देखते हैं? नए श्रम कानून भी आए हैं, ऐसे में सरकार का काफ़ी फोकस है कि अब रोजगार की दिशा में काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ऑब्जेक्टिव है लोगों की जेब में डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना और एमएसएमईज को ताकत देना। ये उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई सेक्टर ही भारत के युवाओं को, इतने बड़ी तादाद के युवाओं को बड़े लेवल पर खपा सकता है। एमएसएमई में वो ताकत है। तो भले ही वो श्रम कानून में भी श्रमिकों को ताकत देना एक वन पर्सपेक्टिव हुआ, सर श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में और लाना एक अलग सेकंड पर्सपेक्टिव हुआ, और थर्ड पर्सपेक्टिव हुआ भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को इम्प्रूव करना, ईओडीबी की रैंकिंग को, भारत में व्यापार करने को और सुगम बनाना, ताकि व्यापार सिर्फ 5, 7, 10 बिजनेस घरानों नहीं, एक मिडिल इनकम ग्रुप के परिवार में पैदा हुआ बच्चा, एक लोअर इनकम ग्रुप के परिवार में पैदा हुआ बच्चा, अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर सके। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फैसिलिटेट करके दिखाया। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अभी भी हमें रोजगार में और बहुत चीज़ें करनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे युवा देश हैं हम। तो हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन, सबसे नंबर ऑफ पीपल हु रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग एज में जितने लोग हैं वो दुनिया में अधिकतम है। हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं। आज भी जो बेरोजगारी की दर जो कोई 6% तक पहुंच गई थी, वो वापस 3% पे आई है। जो नंबर ऑफ पीपल जिनको हम गरीबी की रेखा से या पॉवर्टी से ऊपर लेके आए हैं, उनकी संख्या लगभग 27 करोड़ लोगों की हो चुकी है। और इसमें और भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो 2047 का हमारा विकसित भारत का संकल्प है, अगले 1 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, पर 2047 तक हम ऐसा भारत का एक सपना देखते हैं जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हो, जहां पे लोगों के राइट्स, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, सोशल राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, वो दुनिया के कोई भी देश से बेहतर हो। एक ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां पर लोगों के बिजनेस के राइट्स हो या पॉलिटिक्स में आने के राइट्स हो, वो सबको बराबर रूप से मिले। ये नहीं कि मेरा उपनाम ये है, मेरे पापा जी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे चाची जी चीफ मिनिस्टर थी, तो मुझे आप विधायक बनाओ, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ। नहीं, वो एरा खत्म हो गया। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को हमने परमानेंटली फुल स्टॉप लगा दिया। अब देश में एक ही तरह की राजनीति चल रही है, जिसको मैं नाम देता हूं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात आपने कही है सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये है कि स्टार्टअप जो है वो हमारे देश में अब काफ़ी बढ़ोतरी उनमें देखी जा रही है। कई युवा आगे आ रहे हैं। आपने कहा कि जो आइडिया रखता है वो नया स्टार्टअप लाता है, लेकिन स्टार्टअप के साथ में एक प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखाई देता है। तो आपकी क्या एक सलाह होगी जो स्टार्टअप नए खड़े करने जा रहे हैं युवा देश में, उनको स्टार्टअप किस किस प्लानिंग के साथ में आना चाहिए? मैं सारे युवाओं को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करने का काम ना करें। जो एक काम हो चुका है उसी काम को वापस फोकस करके उसको स्टार्टअप बनाने का प्रयास ना किए। मौलिक स्टार्टअप्स बनाएं, ऐसे स्टार्टअप्स पे फोकस करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसमें फंडामेंटली स्ट्रांग आइडियाज़ हो। ऐसे स्टार्टअप्स को देश में ताकत दें। उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक नया सब्जेक्ट है, जिसमें छोटे कस्बों के, मैं छोटे कस्बों में रहा जीवन भर, गाँवों के बच्चे वहाँ तक अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को ला सकते, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की समझ, मेरा ये मानना है, गांव और छोटे कस्बों के युवाओं में है। जैसे सोशल स्टार्टअप में आपको बोलता हूँ कि जैसे एक स्टार्टअप हमारा आया कि किस तरह हम एक मान लो वाटर लॉगिंग की समस्या है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये इस
स्टार्टअप को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जज्बा है वो छोटे शहरों के युवाओं में बेहतर होता है। जी सर, एक बात, क्योंकि आप राजस्थान से आप जुड़ाव रखते हैं, लगातार आप राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में जो है अभी हाल ही में हम प्रवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। प्रवासियों को यहाँ पर देश दुनिया के प्रवासियों को हम वापस से एक बार जोड़ रहे हैं, और ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में भी कदम है। इससे पहले राइजिंग राजस्थान का आयोजन यहाँ पर भजनलाल सरकार की तरफ से किया गया है। किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान एक मात्र देश में ऐसा राज्य है, मेरी जानकारी के अनुसार, जहाँ की सरकार ने अपने पहले वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन राइजिंग राजस्थान के रूप में किया है। पहले वर्ष पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि जनरली ये समिट्स होती है चौथे वर्ष में, और पाँचवें वर्ष में चुनाव में चले जाती है, तो उसका जो MOUs होता है उसका एग्जीक्यूशन का समय ही नहीं मिलता। राजस्थान देश में ऐसा राज्य पहला है मेरे जानकारी के अनुसार, जहाँ पर सरकार ने अपने पहले वर्ष में एक इन्वेस्टमेंट समिट करी, और जो MOUs हुए अब लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम कर रही। पहली बात। दूसरी बात, जो मौजूदा सरकार है उसने एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज युवाओं को दिया कि हम अब यहाँ पर नकल और जो पेपर लीक आउट की जो समस्या थी उसका हम 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही उस पेपर लीक में बड़े से बड़े लोग शामिल हो तो भी उनको जेल तो जाना पड़ेगा, कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट समिट की जो आपने बात करी और युवाओं में जो भरोसा देने की बात करी, ये भोजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार ने राजस्थान के युवाओं को और राजस्थान के उद्यमों को करके बताया। अब कुछ ही दिनों बाद प्रवासी राजस्थानियों की एक बड़ी समिट मेरे संज्ञान में है कि दिसंबर में हो रही है। तो अब प्रवासी राजस्थानियों को जो बड़ा काम दुनिया में और देश में अन्य जगहों पर कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कैसे वापस लाएं, राजस्थान में वो अपने उद्योग और कैसे लगाएं, इसके बारे में बड़ी स्तर पे चर्चाएं चल रही है। एग्जीक्यूशन होने का माहौल बन रहा है, और राजस्थान ऐसा देश में बनने जा रहा है जहां की सरकार अपने उद्यमों को, अपने युवाओं को ये मैसेज दे रही है कि सरकार पारदर्शी तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बैकडोर एंट्री के, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है। जी, कुछ मौजूदा जो ज्वलंत इश्यूज है उस पर भी मैं बात करूँ सर। देश में SIR पर काफ़ी हंगामा जो है विपक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है। किस रूप में आप देखते हैं, क्यों ज़रूरत थी, क्यों इसका एग्जीक्यूशन जो है? ऐसा है कि हमारे गांवों में और कस्बों में हम दिवाली पे पूरे मकान पे पुताई करते हैं, और पूरा घर का फर्नीचर बाहर निकाल के पूरा पानी से भी धोते हैं, आराम से उस पे पुताई करते हैं, और जो फर्नीचर भी है, जो बेकार का सामान जो घर में इकट्ठा हो गया, जो यूज़ नहीं आ रहा, उसको कबाड़ में फेंकते हैं। ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। उसी तरह इलेक्टोरल रोल्स में कई लोग ऐसे जुड़ गए जो भारत में घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। अब आप इलेक्शन रोल में जुड़ जाते हो तो आप और मैं जब ये मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो GST देते हैं। उस GST का पैसा लोगों को आगे ले जाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए प्रयोग होता है। अब वो पैसा उन घुसपैठियों के विकास में प्रयोग हो रहा है। क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन का GST ही घुसपैठियों के विकास में देना चाहोगे? क्या आप ये चाहोगे कि जो आयकर आप अपनी तनख्वाह में से कटवा के तनख्वाह लेते हो आयकर, वो आयकर घुसपैठियों का विकास पे खर्च हो? निश्चित रूप से तो कोई नहीं चाहेगा। देश के लोगों का ध्येय भारत के लोगों का साथ और भारत के लोगों का विकास है। SIR प्रक्रिया इसलिए कही जा रही है कि ये घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास का मॉडल जो कुछ दलों ने चलाया, उस मॉडल को ध्वस्त करना है, उस मॉडल को समाप्त करना है, इलेक्टोरल रोल्स को एकदम साफ करके रखना है, ताकि भारत का लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र की आज भी मिसाल है, उस स्वस्थ लोकतंत्र को एक लेवल और ऊपर ले जाना है। और SIR ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है देश में। समस्या ये है कि एक बच्चा लगातार कक्षा में फेल हो रहा है,
तो वो अब क्या बोलेगा अपने माता पिता को? यही बोलेगा साहब माट साहब मेरे को नंबर नहीं देते, या मास्टर जी मेरे प्रति बायस्ड हैं। वैसी ही हालत विपक्ष के दलों की है। वो लगातार राज्य दर राज्य, केंद्र दर केंद्र, साल दर साल फेल हो रहे हैं। अब कभी वो ईवीएम के पीछे छुप जाते हैं। चुनाव में भी हारा, पर मैं कभी ईवीएम के पीछे छुप के रोया नहीं। मैंने ये नहीं कहा ईवीएम में गड़बड़ थी, क्योंकि मेरे सामने थी ईवीएम। आप चुनाव हारने के बहाने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो। जब आप एसआईआर पे या चुनाव आयोग पर या ईवीएम पे सवाल उठाते हो, तो आप बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए जो संविधान है उसको कमजोर करने का काम। लेकिन एसआईआर ही नहीं, जो धर्म ध्वजा जो लहराई जा रही है, विपक्ष तो उस पर भी सवाल खड़ा कर दे रहा है, राम मंदिर पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। किस रूप में आप देखते हैं कि यही एक वजह है जो विपक्ष को दूर कर रही है जनता से, जो कनेक्ट होना चाहिए वो आप नहीं ये हो पा रहा? समझिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को पता है कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, ईवीएम भी कोई मुद्दा नहीं है, ये राम मंदिर का विरोध करना भी कोई मुद्दा नहीं, ये उनको पता है। पर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये सब मुद्दे नहीं लाए तो जो उनका काडर है वो उनको चैलेंज कर देगा, और जो उपनाम के कारण राजनीति कर रहे हैं वो उन सबको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जो इस कारण से राजनीति में है कि दादी जी और पढ़ नानी जी और पढ़ चाचा जी और पापा जी और चाचा जी और काका साहब, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। उन सब लोगों का बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। तो वो अपने आप को सेव कर रहे हैं इन सब मुद्दों को कह के। वो कह रहे हैं मैं तो सवाल लिख के आता हूं, माट साहब गलत इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। ये वो बच्चा है जो जीवन में कभी पास नहीं हो सकता। वही बच्चा आगे पास हो सकता है जो ये स्वीकार करे कि उसको एफ ग्रेड मिला तो वो डिजर्व करता था फेल ग्रेड। पर ये कह रहे हैं मैं तो ए+ ग्रेड का लिख के आता हूं, माट साहब मुझे एफ ग्रेड दे देते हैं। मास्टर जी कभी किसी को क्यों बायस करेंगे? भारत का लोकतंत्र, भारत का इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जिसकी दुहाई दुनिया के देश देते हैं। तो आप उसको, उस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की लिखित कॉन्स्टिट्यूशन को जेब में रख के दिखाते फिरते हैं, वो उसको इनडायरेक्टली कमजोर कर रहे हैं ये सब बातें करके। और देश के लोग, देश के युवा ये समझ रहे हैं। तो अभी तो 6 पर आए बिहार में, आने वाले समय में स्कूटी पे आ जाएंगे या रैपिडो पे भी आ सकते हैं। गौरव वल्लभ जी के लिए कहा जाता है कि आजकल वो बड़े मुखर हैं, राष्ट्रवादी विचार वाले हैं, लेकिन एक समय में तो वो भी गांधीवादी, गौरव वल्लभ जी ने कांग्रेस के साथ जुड़े थे। गौरव वल्लभ जी ने कब राष्ट्रवादी विचार नहीं रखे? कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं एकमात्र, पुनः कह रहा हूं, ओनली 1 पर्सन जिसने ये कहा कांग्रेस की सुप्रीम मीटिंग के अंदर, उससे ऊपर कोई मीटिंग नहीं होती, कि हमें भगवान राम के मंदिर जो बन रहा है उसमें चंदा देना चाहिए। मैंने ही कहा, और ये जो पॉडकास्ट कई लोग सुनेंगे उनसे उनको पता भी होगा कि मैंने कहा कि हमें भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा देना चाहिए, अन्यथा राजनीति के प्लस माइनस हो सकते हैं पर पाप का प्लस माइनस नहीं होता है। पाप का भोग तो यही करना पड़ता है। ये हमारी सभ्यता, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं। फिर मैं, गौरव वल्लभ जी तो वो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर पाप किया है और पापों की सजा यही भुगतनी पड़ती है। ऐसा मेरा अध्यापकों ने और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। गौरव वल्लभ जी तो पुनः बोले कि आपके इन कृत्यों के कारण हमारे पार्टी के, उस समय की मेरी पार्टी के हजारों कैंडिडेट्स हारते हैं, आपको पता ही नहीं है। ये सारी बातें मैंने उनको बताई, और ऐसा नहीं है कि आज ही बताई, समय समय पर बताई, बार बार चेताया। तो मेरा विचार, मैं तो वही था, पर आप वहां से खिसक लिए। आप मेरे विचारों से जब कोई जमाने में आप सहमत थे, पर अब आपके विचार हो गए सरनेम की राजनीति। राजस्थान में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति है, उसका ध्येय सिर्फ एक ही है कि अपने बेटे को सेट करना है ताकि मेरा बुढ़ापा ठीक रहे। दूसरा व्यक्ति है, वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उसके पिताजी राजनीति में थे। बाकी क्या उसका हो यहां पर राजस्थान में? क्या वो यहां पैदा हुआ, यहां पर पढ़ा, यहां पे शादी की,
यहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ की वातावरण को समझता है। रोडवेज की बसों में धक्के खाए उसने कभी? ये राजनीति, इन लोगों का समय हो गया समाप्त। अगर महानायक अमिताभ बच्चन जी के शब्द को यूज करूं तो इन लोगों के समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस को रिफॉर्म्स की जरूरत है? रिफॉर्म नहीं, कांग्रेस को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाके वाइंड अप करने की जरूरत है, क्योंकि अब वो इस लेवल पे आ गए, क्योंकि उनके पास कैपिटल बची नहीं है। कैपिटल का मतलब राजनीतिक दल में होता है थॉट। आपके पास क्या थॉट है? आपके पास क्या पॉजिटिव थॉट है जो राष्ट्र के लोग आप पर विश्वास करें? आपके पास थॉट है एसआईआर का विरोध करो, ईवीएम का विरोध करो, प्रधानमंत्री जी के माता पिता को गालियां दो, उनके परिवार को गालियां दो, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोलो। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। एंड भारत के लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में विश्वास करते हैं, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। इसी कारण से वाइंड अप हो गए आप देश के 90% राज्यों से राजस्थान में होने के कगार पर हो। तो गौरव वल्लभ जी का अगला कदम क्या होने वाला है राजनीति में, या फिर हम आपको राज्यसभा में कहाँ देखते हैं? गौरव वल्लभ जी का अगला कदम एक ही है कि 2047 का विकसित भारत मैं अपनी आंखों से देखूं और उस भारत में जीऊं और उस भारत को अचीव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दूं, हर स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, लेखनी के स्तर पे, सोच के स्तर पे, हर स्तर पर। कोई राजनीति में आप राजस्थान में चुनाव लड़ने का अवसर? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैंने कांग्रेस में भी, पुनः दोहराता हूँ, आपके सारे व्यूअर्स सुने, मैंने कभी कांग्रेस को ये नहीं कहा मुझे ये बना दो और ये टिकट दे दो, नहीं कहा मैंने। अगर कहता तो मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ क्यों लड़ता? मुझे नहीं पता था क्या नतीजा। तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरे को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, मेरे टीचर्स जिनका मैं माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इतना भर भर का आशीर्वाद दिया और मेरे माता पिता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मैंने अपने जीवन में मॉडरेटली अपना अचीव कर लिया। अब जो भी उनकी उस आशीर्वाद में जितनी और ताकत होगी, गौरव वल्लभ जी उतना करते रहेंगे हर स्तर पे। पर ये बात जरूर कहूँगा कि 47 के विकसित भारत के संकल्प में गिलहरी वाला योगदान मेरा ज़रूर होगा। गौरव सर, पॉडकास्ट के आखिर में युवाओं के लिए एक अपील किस रूप में आपकी होगी? मैं युवाओं को ये कहूँगा, खूब जम के तो हायर एजुकेशन लो, मौलिक आइडियाज़ के स्टार्टअप चालू करो, देखा देखी नहीं, देखा देखी की कोई ज़रूरत नहीं है, मौलिक आइडियाज़ के स्टार्टअप्स चालू करो, देश के प्रति अपना समर्पण भाव रखो। देश हमारे लिए प्रथम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए भी प्रथम होगा। उस प्रथम देश, राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाएंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे और राजनीति से परहेज नहीं करना है। अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये उपनाम वाले, सरनेम की पॉलिटिक्स करने वाले राजनीति में रहेंगे। इनका बोरिया बिस्तर बंद करना है, इनको घरों में बैठाना है। बिल्कुल, राजनीति में अच्छे लोगों के आने के अवसरों की बहुत ज़रूरत है और अच्छे लोग राजनीति में आए तभी राजनीति अच्छी होगी। गौरव वल्लभ साहब के साथ कई मुद्दों पर हमने बातचीत की। आज आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।